हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वास्तविक संख्या के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, अब तक हमने वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में चर्चा किया तथा उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस को हल किया। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या जिसे हम कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं, को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तात्पर्य यह है कि ये जो 210 है, आप इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। यदि इनमें से कोई एक हटा दें तो ये 210 का मल्टीपल नहीं बनेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि यह जो है ये एक अद्वितीय गुणनखंड बनेगा। तो आप इसको गुना करके देख लें, ये 210 ही आएगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, आपको आपरूपी ये बातें समझ में आ जाएंगी। अगला आर्टिकल हमारे पास में है गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्री। गुणनखंड वृक्ष कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आप देखें कि 12 को हम लोग यदि फैक्टराइज करना चाहें तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि यह ढूंढते हैं कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वह उससे इसमें भाग लग रही है या नहीं। जैसे कि 12 के लिए आप 2 लेंगे तो 2 से आप देखें 6 बार में भाग लग जाएंगे। फिर हम इस 6 को फिर से गुणनखंड करेंगे तो यह 2 से लग जाएगा और 2 से 3 बार में इसमें लग जाएगा। इसी तरह से 72 का आप देखें तो 72 के लिए 2 से हमने 72 में भाग लगाना है तो 36 होगा। फिर 36 को 2 से लगाएंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है हम कोशिश करते हैं कि पहले उसी से लगाएं, तो 2 से लगाएंगे तो ये 18 टाइम्स लग जाएगा। फिर 18 का 2 से लगाएंगे तो 9 टाइम्स लगेगा और फिर 9 को 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है। तो जो हमारा गुणनखंड वृक्ष है वो इस प्रकार से मालूम पड़ेगा कि ये आएंगे। अब आप यहाँ देखें, एक बड़ी संख्या हमने ली है 32760। तो आप इसको ध्यान से गौर करें और विश्लेषण करें तो आपको एक गुणनखंड वृक्ष इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब आइए अगले आर्टिकल को देखते हैं। जो मैंने एक नोट आपको दिया हुआ है वो देखिए, कहता है कि किन्हीं दो संख्या धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a इंटू बी बराबर HCF AB का गुना LCM AB का। तात्पर्य यह है कि संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के HCF तथा LCM का गुणनफल के बराबर होता है। यह इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे और इसको अच्छे से नोट भी कर लें। स्टूडेंट्स, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं उनको आप नोट भी करते जाएं वीडियो देखते हुए, या वीडियो देख करके आप उसे नोट कर लें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। आपका एक कंप्लीट नोट भी तैयार हो जाएगा ताकि आप फिर बाद में उसको रिवीजन कर भी सकें। आगे देखिए HCF। तो HCF हमारा क्या होता है? तो HCF होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, और जो LCM है वह संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। इन बातों को आप बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ सॉल्व एग्जाम्पल को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप ये देखिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करें, इनका LCM भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले 96 को अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से आप लिखना चाहेंगे तो 96 बराबर 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3 आएगा। दैट मीन्स इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3। और 404 को 2 इंटू टू इंटू 101, तो 2 स्क्वायर इंटू 101। तो अब यहाँ पे देखें कि जो हमारा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है वो हमारा 2 का पावर 2 है। उभयनिष्ठ तो कहने का अर्थ है कि जो दोनों में हो, 3 तो इसमें नहीं है और 101 इसमें नहीं है, लेकिन 2 है तो 2 की सबसे छोटी घात जो मिलेगी हमें वो 2 स्क्वायर मिलेगा, तो ये 4 आ गया। तो यही हमारा HCF कहलाता है। और चूँकि LCM भी निकालने के लिए कहा गया है तो LCM के लिए हम ऊपर वाले जो फॉर्मूले थे, संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं के HCF तथा LCM का गुणनफल, हमने इसमें मान पुट कर देने हैं। तो A गुना B, तो A गुना B बाई HCF जब इसको क्रॉस करेंगे तो A हमारा 96 था और B हमारा 404/4, तो 4 से आप कैंसिल करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9696 आपका LCM मिल जाएगा। आइए अगले क्वेश्चंस को देखें। अब यहाँ देखिए प्रश्न 2 कहता है कि संख्या
6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो 6 अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। 72 को क्या लिख सकते हैं, जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, तथा 120 को 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो हम चूँकि जानते हैं कि जो HCF होगा 2 और 3 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें हैं। देखें 2 इसमें भी है, सब में है, और 3 भी है, लेकिन 2 का सबसे छोटा घात कौन है, 1, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, और 3 का सबसे छोटा घात भी 1, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो इसलिए इसकी जो HCF हो जाएंगे 2 × 3 बराबर 6 हो जाएगा। और आगे देखें 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं, तो इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, इनको आप गुना कर दें तो वो एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम के लिए सबसे बड़ी घात को पकड़ेंगे और एचसीएफ के लिए जो सबसे छोटी घात होगी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड का, उसको लेंगे और उसका प्रोडक्ट कर देंगे। तो 3 संख्याओं के लिए हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार करें जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच करें कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें कभी कभी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखें। चूँकि हमें जो कह रहा है प्रश्न के आधार पे कि 4 की पावर n पर विचार करें कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होंगे, मतलब 0 आ जाएंगे। तो आपको एक बात समझना चाहिए कि 0 हमें तभी आ सकते हैं जब किसी भी सम पूर्णांक को 5 से हम मल्टीप्लाई करें, 5 से गुना करें। जैसे 2 × 5, 4 × 5, 6 × 5, 8 × 5, देखेंगे अंत में आपको शून्य मिलेंगे। तो इसी प्रकार से यदि संभव हो तो माना कि 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। इसका अर्थ क्या हो गया कि 4 की पावर n जो है 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, अर्थात 5 4 की पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे देखें, लेकिन 4 की पावर n के केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड 2 है। कहने का अर्थ है कि आप 4 की पावर n को 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। चूँकि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, अतः हमारी मान्यता क्या होगी, गलत, क्योंकि इसमें 5 आने के कोई चांस नहीं है, अर्थात 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है। आगे देखिए, जो अगला प्रश्न हमारा है वह है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो अब एक चीज़ यह देखिए कि क्या मैं इसको जो संख्या दी हुई थी, पहली संख्या 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 में से 13 को हम बाहर कर लें तो ये बच जाएंगे 7 गुना 11 और जोड़ 1। तो इसको आप कर लें, 7 गुना 11 77 जोड़ 1, तो ये आ जाएगा 13 × 78, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1014। यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि यह 13 और 78 का क्या है, गुणनफल है। चूँकि 1014 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से आप इसमें देखें, आपको जो दूसरी संख्या दी हुई थी उसमें से आपका 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लिया तो बच गए 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस 1। तो जब आप इसको कंप्लीट करेंगे, सरल करेंगे, तो ये आएंगे 5 × 1009। तो इसको आप देखें, ये मल्टीप्लाई होकर इतना आएगा, तो यह भी जो है 5 और 1009 का गुणनफल है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि 5045 को भी अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अतः जो दूसरी संख्या हमारी दी हुई थी यह भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आसानी से समझ सकते हैं और सरल भी कर सकते हैं। तो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में वास्तविक संख्याओं के कुछ अन्य टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे।